हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर फाइनेंस की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके फाइनेंस नोट्स पर बेसिस पर हैं। ठीक है, आज हम लोग बाजिल नॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। बाजिल नॉर्म्स किसी भी बैंक के लिए या फिर किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर सेंट्रल बैंक हम बात करें अलग अलग कंट्रीज के, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एज ये यहाँ पर हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपने बैंक्स को बचा सकते हैं, किस चीज से बचा सकते हैं, अलग अलग होने वाले लॉसेस से बचा सकते हैं। ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि बैंक्स जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, और ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे बैंक्स ही फेल करने लग जाएंगे तो इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगी, और यहाँ पर बैंक्रप्सी देखने के लिए मिलती है बहुत बार बैंक्स की, लीडिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था आपका 2007-8 में, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाजिल नॉर्म्स के साथ में। सबसे पहले आपको मैं एक बात बताती हूँ, बाजिल पता है क्या है? ये एक यहाँ पर स्विट्जरलैंड में सिटी है जिसको बाजिल बोलते हैं। अब कुछ लोग इंडिया में इसको बेजिल भी बोलते हैं, और मैं भी बहुत बार इसे आपसे बाजिल की जगह बेजिल बोल सकती हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब ये क्यों बना था, क्या हुआ था, तो 1974 के अराउंड यहाँ पर हमें हर स्टार्ट रिस्क देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर हर स्टार्ट रिस्क में क्या हुआ था, एक जर्मनी का बैंक था जो कि अपने फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन्स करने थे उसको, और वो चीज वो कर नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पर इसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिला था, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला कि हमारे जो बैंक्स थे, जर्मनी की इकोनॉमी बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब हुई और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो इसको हम हर स्टार्ट क्राइसिस भी बोलते हैं, जिसमें कि हर स्टार्ट बैंक की यहाँ पर बैंक्रप्सी हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें फॉरेन एक्सचेंजेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिले। एंड देन क्या हुआ, देन इसके बाद में यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज जो थी वो हमारी साथ में आई। किसकी कंट्रीज थी? ग्रुप 10 की कंट्रीज थी, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो सेंट्रल बैंक्स थे, इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मीटिंग रखते हैं, और मीटिंग के बाद में इन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह बनाई, जिसमें इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कर पाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी हमारे यहाँ पर बैंक्स हैं, ताकि यहाँ पर इस तरह का रिस्क अब कभी देखने के लिए नहीं मिले। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, आपके बाजिल नॉर्म्स आए थे। अब अगर मैं बात करूं, क्या बाजिल नॉर्म्स आने के बाद कभी भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया? डेफिनेटली आया था, लेकिन यहाँ पर आपको फायदा क्या हुआ? यहाँ पर आपको फायदा हुआ कि अब बैंक्स जो हैं वो थोड़े ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए। इसके अलावा बैंक्स के पास में अब यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस थी। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जितने भी बाजिल नॉर्म्स होते हैं वो रिकमेंडेटरी होते हैं नेचर में। वो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अप्लाई ही करने हैं, वो कैसे होते हैं आपके लिए? रिकमेंडेशन होती है, ठीक है। कि भाई एक डॉक्टर है, डॉक्टर अब आपको बता ही तो सकता है, रिकमेंड ही तो कर सकता है कि आपको ये काम करना है। अगर आपने नहीं करा, ठीक है, तो उससे लॉस आपका है, हेल्थ आपकी जा रही है। तो डॉक्टर सिर्फ रिकमेंडेशन करेगा, आपके ऊपर केस नहीं लगा देगा या कोई पेनल्टी नहीं लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया क्या रहता है बाजिल नॉर्म्स का सिस्टम, क्यों आए थे ये, कैसे इनका यहाँ पर स्टार्ट हुआ। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर ये कमेटी कहाँ बैठी होगी पहली बार? डेफिनेटली बाजिल सिटी में ही बैठी होगी। तो ये हमारी थी बाजिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। कौन सी इसकी आती है? ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की थी, ठीक है, जिसने यहाँ पर बोर्ड के सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स को सेट किया, गाइडलाइंस बताई और रिकमेंड की बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिससे कि हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर हेल्दी रहे फाइनेंशियली। ओके, अब बाजिल 1, बाजिल 2 और बाजिल 3, हमारे पास 3 अलग अलग तरह के यहाँ पर बाजिल नॉर्म्स आए। अब देखो, जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है तो वो परफेक्ट तो नहीं होती, हम धीरे धीरे ही यहाँ पर परफेक्शन लाते हैं। आपने जब आरबीआई की प्रिपरेशन की होगी तब आपकी जीरो नॉलेज के अराउंड होगी, ठीक है। हो सकता है आपने पहले से कुछ बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा हो, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा हो, तो आप यहाँ पर 5% होगे, लेकिन धीरे धीरे आपने खुद को पॉलिश किया होगा, फिर आपका यहाँ पर जो स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ होगा, नॉलेज इम्प्रूव हुई होगी, तो आप 5 से 25, 25 से 75 इस तरीके से आगे बढ़े हो। ऐसे ही हमारे यहाँ पर बाजिल नॉर्म्स थे। अब बाजिल नॉर्म्स में भी क्या प्रॉब्लम आ रहा था, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरह के रिस्क को नहीं लेकर जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिस्क ले रहे थे। देखो, अब हम बहुत सारे रिस्क की बात करने वाले हैं,
तो मैं आपको ना 3-4 मेजर रिस्क के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। फिर मैं आपको बार बार उन्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अब आप समझ जाना इसके बाद में कि मैं क्या बात बोल रही हूँ। इनके अलावा कोई और रिस्क आए वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट रिस्क की। मार्केट में शेयर्स आते हैं। अब शेयर्स जब आप खरीदते हो तो कभी तो प्राइस बहुत हाई होता है, कभी प्राइस बहुत कम होता है। ऐसा कैसे होता है? यहाँ पर बेसिकली मार्केट जो है उसमें किस तरह की फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। फ्लक्चुएशंस कैसे होती हैं? कोविड-19 आया था, यहाँ पर आपने देखा था, इसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर आया, इसके बाद में अभी जब यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर प्रेसिडेंसी आई, तो अलग अलग तरह की सिचुएशंस आ रही थी। कुछ इंटरनेशनल मार्केट से, कुछ हमारी डोमेस्टिक मार्केट से प्रॉब्लम्स आते हैं या सिचुएशंस आती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पर फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। किस चीज में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं? आपके प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। बहुत बार मार्केट में पैसा ही नहीं होगा, इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो डिमांड ही नहीं होगी सामान की, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में हम फेस करते हैं मार्केट रिस्क। अब ये किससे रिलेटेड है? यहाँ पर ये आपका हो गया एक तरीके से मार्केट प्राइस से रिलेटेड, है ना, या फिर आपके यहाँ पर जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं मार्केट से रिलेटेड। अब आता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? देखो यहाँ पर एक बंदा होता है लेंडर, ठीक है। लोन क्या कौन देता है? बैंक्स देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स देते हैं, या इंडिविजुअल्स भी देते हैं। तो जो लोन देता है वो कौन होता है? लेंडर होता है। जो इस लोन को ले रहा होता है वो कौन होता है? बोरोवर होता है। बोरो कर रहा है, वो पैसा उधार में ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लेंडर ने तो पैसा दे दिया, अब बोरोवर को क्या करना है? इसको प्रिंसिपल भी देना होता है और इंटरेस्ट भी देना होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत बार बोरोवर्स जो होते हैं जब उन्होंने लोन लिया तब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, पैसा दे पा रहे थे, किसी वजह से मार्केट सिचुएशंस खराब हुई, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई, अब ये पैसा वापस नहीं दे पा रहे। तो ये यहाँ पर हो सकता है पहले तो डिलेस करने लग जाए पैसा देने में, ठीक है, या फिर यहाँ पर धीरे धीरे रीपेमेंट्स ही बंद कर दें। ऐसी सिचुएशन में जो बोरोवर है उसको हम बोलते हैं कि वो अब डिफॉल्ट कर रहा है अपनी पेमेंट्स में। डिफॉल्ट क्या हो गया कि यहाँ पर जो बोरोवर है उसने धीरे धीरे पेमेंट करनी ही बंद कर दी है। अब बोरोवर ने पेमेंट ही करनी बंद कर दी। बहुत बार देखते हो कुछ लोगों के ले ऑफ हो जाते हैं, अब उन्होंने यहाँ पर लोन्स वगैरह ले रखे होते हैं, फिर वो बैंक को पैसा ही वापस नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होता है? ये हमारे लिए यहाँ पर एक तरीके से डिफॉल्ट रिस्क हो जाता है, जिसे हम क्रेडिट रिस्क भी बोल रहे हैं। अब आता है ऑपरेशनल रिस्क। ये होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मान लो मेरा यहाँ पर माइक अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, अचानक से माइक ही खराब हो गया। अब माइक अगर खराब हो जाएगा तो मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ ये बातें साथ आपको नहीं समझ में आएंगी। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में मुझे लॉस हो जाएगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हमारे पास में इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के रिस्क होते हैं जिसमें कि हम हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकता है कोई साइबर फ्रॉड हो जाए, ठीक है, एक बैंक में ये सारी चीजें होती हैं, या फिर नेचुरल डिजास्टर आ जाए जिसकी वजह से ब्रांच ही बंद है बैंक की। यहाँ पर हो सकता है एम्प्लॉइज वेरी वेल ट्रेंड नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो काम ही अच्छे से नहीं करना चाहते, या फिर जो हमारे सर्वर्स है बैंक के वही नहीं आ रहे हैं। तो बार बार हम अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में, जिससे हमें लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? ये सब हमारे आते हैं रिस्क में। समझ में आ गया? चलो अब बाजिल की अगर हम बात करेंगे तो इन तीनों रिस्क को लेकर समझते हुए तभी बात कर रहे होंगे। अब बाजिल नॉर्म्स में क्या होता है? पहले सबसे पहले बात करेंगे हम बाजिल 1 की। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये क्रेडिट रिस्क के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमें क्रेडिट रिस्क से हमारे बैंक्स को कैसे बचाना है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि अब हमें देखना होगा कितना कैपिटल हमें चाहिए और रिस्क वेटेड रेशियो हमारा क्या रहेगा। देखो अब यहाँ पर इसे कैसे समझेंगे? कोई भी बैंक होती है, ठीक है, बैंक क्या करती है? लोन्स देती है। अब जब लोन्स दे रही होती है तो यहाँ पर बाजिल और आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक्स उन बैंक्स को बोलते हैं कि देखो सुनो,
अगर आपने यहाँ पर 10 करोड़ रुपए का लोन दिया है तो आपको यहाँ पर कोशिश करनी है, एक परसेंटेज अज्यूम कर रहे हैं कि आप 2% का अपने पास अलग से कैपिटल बचा कर रखो। क्यों रखो? मान लो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए मेरे पास नहीं आ पाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है, बीच में ही हमारा जो बोरोवर है डिफॉल्ट कर गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये जो कैपिटल होगी ये यहाँ पर बैंक को गिरने से, खत्म होने से, इंसॉल्वेंट होने से बचा लेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमारे पास कुछ कैपिटल बचा कर रखते हैं। अब अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर करार की, तो ये क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी है और रिस्क हमारा कितना है। रिस्क कैसे, यहाँ पर रिस्क वेटेड रेशियो हम चेक कर रहे होते हैं। तो बैंक्स के पास में यहाँ पर अपनी खुद की कैपिटल होती है, एक होती है टीयर 1 कैपिटल और एक होती है टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल को हम कोर कैपिटल भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या आता है, आपका इक्विटी कैपिटल आती है। इक्विटी कैपिटल क्या है, जब आपने अपने खुद के शेयर्स को इशू किया होगा तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने कुछ पैसा दिया होगा, वो हो जाती है आपकी इक्विटी कैपिटल। इसके अलावा अब आपके पास कुछ रिजर्व्स में पैसे होंगे, जैसे आपने लास्ट ईयर कुछ प्रॉफिट बनाया तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आपने अपने पास रखा, तो यहाँ पर आप उस चीज को डिस्क्लोज कर रहे हो, आप अपनी बैलेंस शीट्स में उस चीज को शो कर रहे हो, तो ये हो जाते हैं डिस्क्लोज रिजर्व्स। इसमें से आप गुडविल को माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या आता है, टीयर 1 कैपिटल। अब आती है बात टीयर 2 कैपिटल की। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्या होते हैं, देखो, एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जहां पर मान लो आपने अपने लिए एक जमीन खरीदी थी, वो जमीन जब आपने खरीदी तब कितने की थी वो, तब थी वो आपकी यहाँ पर 10 लाख रुपए की, आज वो 1 करोड़ रुपए की हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करें कि आप उसको कैसे लिख रहे हो अपनी बुक में या कैसे उसे अपने रिजर्व्स में शो कर रहे हो, यहाँ पर इसी की बात हो रही होती है, ठीक है। चलिए, दूसरे हैं हमारे पास अनडिस्क्लोज्ड। अब हमने अपने सभी रिजर्व्स को तो डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे रिजर्व्स हो जिन्हें मैंने यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया है, तो वहां पर क्या होगा, वो हमारे आ जाते हैं यहाँ पर अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स में। फिर होते हैं हमारे पास जनरल लोन लॉस रिजर्व्स। तो ये क्या होते हैं, मान लो कोई हमारे पास हमने लोन दिया था जिसे अब हमें मिलने की यहाँ पर चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक लोन लॉस रिजर्व में पैसा बचा कर रखते हैं, उसे यहाँ से माइनस कर देते हैं। ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपने अच्छे समय में देखा कि हो सकता है आगे जाकर जो लोन हम दे रहे हैं वो यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाए, तो हमने पहले से ही कुछ पैसा बचा कर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बफर हमने बनाकर रखा होता है। फिर आते हैं कुछ आपके हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरह के कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आपके हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हो जाते हैं, जिसमें आपके पास डेट और इक्विटी दोनों ही जगह से यहाँ पर कैपिटल मिल रहा है, दोनों के फीचर्स इसमें होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो हमारे ये एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं ना, ये वाले आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई बोलता है इसको आप अपने टीयर 1 में भी शो कर सकते हो, लेकिन बाजिल में क्या है, बाजिल के अकॉर्डिंग आपका टीयर 2 कैपिटल में आता है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं आपके सबऑर्डिनेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, देखो, कुछ डेट ऐसे होते हैं जब कोई कंपनी यहाँ पर बंद हो रही है तो हमें हमारा डेट सबसे पहले पे करना होता है, अपने जो भी एसेट्स हम बेचेंगे उससे हम सबसे पहले अपनी उधारी चुकाते हैं, अपना डेट पे करते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेटेड डेट में क्या होता है, पहले आप अपने मेन उधार चुका लो, अपने मेन डेट्स को रीपे कर दो, उसके बाद आप इसे प्रायोरिटी देते हो, उसकी प्रायोरिटी उतनी नहीं होती, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर 5 क्रेडिट रिस्क वेट आपको दिए। पहला था 0%, फिर था 10%, फिर था 20%, फिर 50 और 100%। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मान लो आपने किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपना पैसा लगाया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारे लिए एज अ बैंक क्या हो जाती है, सेफ एंड सिक्योर एसेट बन जाती हैं। और जो भी मेरे पास सेफ एंड सिक्योर एसेट होता है उसके लिए मुझे पता है कोई भी रिस्क नहीं है, तो मुझे अलग से रिस्क वेट भी नहीं रखना पड़ेगा, तो ये हो जाता है 0%। अगर यहाँ पर मैं किसी भी इंटरबैंक क्लेम्स के साथ में डील कर रही हूँ
या फिर OECD के साथ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा हाई रिस्क रहेगा, तो मैंने 20% बचा कर रखना है। 50% रखना है मुझे अगर मैंने रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस के लिए पैसा रखा है। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं 100% की, तो ये हम किसके लिए रखेंगे, हमारे सभी कमर्शियल और कंज्यूमर लोन्स के लिए। ठीक है, तो बाज़ल नॉर्म्स जो होते हैं, यहाँ पर हमें मिनिमम करार जो रखना था ये रखना होता है 8% का। ठीक है, ये हमारे तीनों ही बाज़ल नॉर्म्स के लिए आता है। अगर बात करी जाए आरबीआई नॉर्म्स की, तो ये हमारे कहाँ कितने होते हैं, आरबीआई बोलता है कि आपको मिनिमम करार अपना 9% रखना होगा। ओके, चलो अब बात करते हैं बाजिल टू नॉर्म्स की। बाजिल टू नॉर्म्स में क्या होता है, जो मेन फीचर्स होते हैं हमारे बाजिल टू अकॉर्ड के, उसकी बात करेंगे। अब क्या हुआ, बाजिल नॉर्म्स आए। ठीक है, बाजिल नॉर्म्स में यहाँ पर हमें कुछ कुछ गड़बड़ लगी, तो हम लेकर आए थे बाजिल टू नॉर्म्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, वो याद रखना, जो हमारे बाजिल वन नॉर्म्स थे ना, इनके लिए हम बाद में एक एमआरए क्या लेकर आए थे, एक एमआरए लेकर आए थे, मतलब मार्केट रिस्क अमेंडमेंट। क्यों लाए थे ये हम यहाँ पर, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ हमारा क्रेडिट रिस्क ही कवर हो रहा था, लेकिन फिर हमें क्या लगा, फिर हमें लगा कि हमें भाई यहाँ पर मार्केट रिस्क को भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फिर अपने लिए एक अलग से अमेंडमेंट लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर बाजिल वन के अंडर ही ये अमेंडमेंट आ गई थी। कौन से ईयर में आई थी, ये आई थी आपकी 90। हाँ जी दोस्तों, तो एक्चुअली अभी कुछ इशू आ गया था, तो ये रिकॉर्डिंग में आपको नहीं पता चलेगा, बट हुआ क्या कि मैंने जो यहाँ पर आपको चीजें बताई थी वो थोड़ा डिलीट हो गई हैं। तो मैंने आपको मार्केट रिस्क अमेंडमेंट के बारे में बता रही थी, तो वो उसका एक साल और बताना था मुझे आपको कि वो 1996 में आया था। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख पाएंगे आपकी स्क्रीन पर जो हमारे पास बाजिल टू नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, बाजिल टू नॉर्म्स में हमने क्या किया, क्योंकि अब हमारे पास क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क तो कवर होने लग गए, लेकिन ऑपरेशनल रिस्क कवर नहीं हो रहा था, तो हमने उसे भी यहाँ पर कंसीडर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेशनल, क्रेडिट और मार्केट रिस्क तीनों ही कवर होने लग गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिस्क सेंसिटिव कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी यहाँ पर ज्यादा होगी, और कैपिटल पर्पसेस के लिए हम यहाँ पर अलग अलग तरह की कैपिटल नीड्स बताई गई, जिसके लिए हमें यहाँ पर कैपिटल अपने पास रखना होगा। अब हमें ज्यादा कैपिटल अपने पास रखना पड़ेगा अपने लॉसेस के लिए। तो यहाँ पर 3 प्लस थे। पहला था यहाँ पर आपके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें हमें क्या बताया गया कि आपको हर एक रिस्क के हिसाब से एटलीस्ट इतना ही कैपिटल मेंटेन कर रखना होगा, और ये हमें बाजिल नॉर्म्स बताते हैं। आरबीआई हो सकता है थोड़ा और डिफरेंट बता दे, एंड बैंक की इंटरनल पॉलिसीज हमेशा इससे थोड़ा ज्यादा ही अपने लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट रखती हैं। ठीक है, फिर आता है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से कौन सी गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है। आईकाप के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और हमें बताया जाता है कि क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी और क्या करना चाहिए। फिर आता है मार्केट डिसिप्लिन, कि किस तरीके से यहाँ पर हम मार्केट के हिसाब से चलें, मार्केट डिसिप्लिन को फॉलो करें, और हम यहाँ पर मार्केट में डिस्टर्बेंसेस नहीं लाएं। ठीक है, चलिए अब आती है बात यहाँ पर हमारी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की, जिसके बारे में बात कौन कर रहा है, हमारा रिवाइज्ड कैपिटल अकॉर्ड। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि करार इज इक्वल टू, करार यहाँ पर क्या है, करार है आपका जो आपकी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी अपॉन यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट्स, किस किस के लिए, ऑपरेशनल रिस्क के लिए, मार्केट रिस्क के लिए और क्रेडिट रिस्क के लिए। अब ये आप कैसे निकालते हो, ये यहाँ पर आप कैपिटल चार्ज के थ्रू निकाल रहे होते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रिस्क हैं, सी, एम और ओ। ठीक है, तो हमें तीनों के लिए ही अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें हम क्रेडिट रिस्क की, तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, देखो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ठीक है, अगर हमारे पास में यहाँ पर रिस्क आ रहा है, ठीक है, तो हमें कितना कैपिटल अपने पास रखना होगा। तो अगर इसकी बात की जाए, तो देखो एक हमारे पास है यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं। सबसे पहले तो थोड़ा बेसिक समझाती हूँ, इसके बाद में मैं बाकी चीजें समझाऊंगी। तो आप लोगों को पता है क्रेडिट रेटिंग्स क्या होती हैं, क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं कि यहाँ पर कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो देखते हैं कि भाई
अगर यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर यहाँ पर कोई बोरोअर है, इंडिविजुअल है, तो क्रेडिट रेटिंग हमारी आ जाती है। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर होती है AAA, AA, इस तरीके से। और अगर कोई स्कोर होता है इंडिविजुअल्स के लिए, जैसे आपका और मेरा क्या होगा, क्रेडिट स्कोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन के लिए क्या देखा जाएगा, यहाँ पर अपन के लिए देखा जाएगा कि भाई हमारी क्रेडिट रेटिंग्स कैसी है। जितनी अच्छी हमारी रेटिंग या स्कोर होता है उतना ही हमारे साथ में रिस्क एसोसिएटेड कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें, आरबीआई ने आपको 8 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बता रखी हैं कि वाली जो है ये हमारे लिए बेस्ट रहती हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आपके पास में आ जाती है केयर, क्राइजिल, इकरा, फिर इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट, फिर एक्यूट रेटिंग्स, इन्फोमेरिक्स, ये सब आप बार बार अपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ते रहते हो। तो ये हमारी किसके लिए है, कॉर्पोरेट एक्सपोजर के लिए हो गई। इसके अलावा मान लो यहाँ पर इंटरनेशनल पर्पसेस से हमारे पास होती हैं, तो हमारे पास फिच हो जाती है, मूडीज हो जाता है, ठीक है, S&P जो रहता है ना, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, वो आ जाता है। अब हमें क्रेडिट रेटिंग्स जो करनी है, जो हमारे पास कैपिटल चार्जेस हैं, इनको हम 2 तरीके से करते हैं। पहला है हमारा इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई कैसी रेटिंग हमारे यहाँ पर पर्सन की होगी। अब इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच में भी आप क्या देख रहे हो, आपके पास में यहाँ पर 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है फाउंडेशन अप्रोच और एक होती है आपके पास में एडवांस्ड अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या डिफरेंस आता है, इनमें थोड़ा सा जिस तरह से ये असेसमेंट्स कर रहे हैं उसके ऊपर डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है, राइट। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं आईआरबी अप्रोच में, हम क्या देखते हैं, अलग डिफरेंट चीजें क्या रह जाती हैं हमारे पास में। तो अगर हमने स्टैंडर्ड अप्रोच की बात करें, ठीक है, तो स्टैंडर्ड अप्रोच में हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड अप्रोच में हम देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज हैं, उन अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर कितना रिस्क हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने बैंक को बताया कि भाई हमारे पास में हमने ये 4 से 5 कैटेगरीज बना ली, इन कैटेगरीज के ऊपर इतना इतना हमारे पास रिस्क है, जैसे अभी हमने लास्ट बाजिल 1 में देखा था। बट अगर बात करी जाए इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच की, तो इसमें हमारे पास में अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं। कौन से वाले पैरामीटर्स हैं हमारे पास, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे जो हैं ये हमारे पास अलग अलग 4 तरह के पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट में क्या देखोगे, यहाँ पर देखोगे कि जो एक बोरोअर है वो डिफॉल्ट हो जाएगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना लाइक्लीहुड है। लॉस गिवन डिफॉल्ट, यहाँ देखोगे कि कितना आपका प्रपोर्शन है, जो कि आपने मान लो 10 लाख का लोन दिया, 10 लाख के लोन में 2 लाख का कोलेट्रल था, 1 लाख रुपए का अमाउंट आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर 10 लाख में से 3 लाख रुपए तो रिकवरेबल है, बाकी बचे हुए 7 लाख रुपए जो हैं वो आपका लॉस हो सकता है। फिर आता है एक्सपोजर, आपका यहाँ पर कितना है, तो कितनी लोन कमिटमेंट आपने दी थी, और यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे होते हो कि क्या क्या वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड की थी, तो आपका ओवरऑल एक्सपोजर कितना रहेगा। फिर आती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी को हम एम से डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे कि हमारी मैच्योरिटी कितनी है एक्सपोजर की, जो लोन हमने दिया है वो कितने साल में मैच्योर हो जाएगा। समझ में आ गया। और अगर बात की जाए फाउंडेशन आईआरबी की और एडवांस्ड आईआरबी की, तो इनमें यहाँ पर क्या डिफरेंस रहता है, देखो फाउंडेशन आईआरबी में आपके लिए लॉस गिवन डिफॉल्ट या फिर एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, ये सारी चीजें हमारे सुपरवाइजर बताते हैं कि कितना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एडवांस में सारी ही चीजें बैंक खुद डिसाइड करता है कि कितना कैपिटल उसको रखना चाहिए या फिर उसको रखना होगा, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क क्या था, अगर हम देखेंगे हमारे पास में ऑन बैलेंस शीट, हमारी जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं या फिर जो लाइबिलिटीज हैं उनके प्राइसेस में कितने फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, मार्केट प्राइसेस में यहाँ पर क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बैंक क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज में, अपने लिए गोल्ड खरीदते हैं और भी यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं, बेसिकली लोन्स देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चेक करते हैं कि हमारे पास में कितना यहाँ पर हमें अपने लिए कैपिटल को संभाल कर रखना पड़ेगा।
तो इसमें भी हमारे पास स्टैंडर्डाइज मेथड में अलग अलग तरह के अप्रोचेस रहती हैं। जैसे अगर पहली अप्रोच की बात की जाए तो ये है हमारी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच मैच्योरिटी। ठीक है, तो मैच्योरिटी मेथड में हम क्या देखेंगे कि भाई कितने टाइम के अंदर हमारा जो यहाँ पर एसेट है वो मैच्योर हो रहा है या हमारी जो लाइबिलिटीज हैं वो मैच्योर हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फायदा होता है, इसमें हमें बेसिकली टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग हम जा रहे होते हैं। ड्यूरेशन वाले में हम क्या देखते हैं, इसमें हम ड्यूरेशन देखेंगे कि कितने ड्यूरेशन के लिए हमारे पास सो एंड सो एसेट है और यहाँ पर हमारी टाइम बैंड हम चेक कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि कितना रिस्क हमें फेस हो सकता है। देखो ड्यूरेशन में ना एक चीज याद रखना, जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होती है उतना ही रिस्क भी ज्यादा होता है। फिर आते हैं आपके पास इंटरनल मॉडल्स। इंटरनल मॉडल्स में क्या है, बैंक ने अपने खुद के मॉडल्स बनाए जिससे वो यहाँ पर देखेगा कि कितना कैपिटल उन्हें अपने पास रखना है। अब आते हैं हमारे पास ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं अगेन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे पास होता है BIA, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। यहाँ पर हम देखते हैं कि एनुअल ग्रॉस इनकम जो है हमारी वो यहाँ पर 3 साल की कितनी रहेगी। ठीक है, और इसका एवरेज निकाल लेते हैं। और एवरेज जब हम निकाल रहे हैं तो सब कुछ हमारी पॉजिटिव इनकम होनी चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। फिर हम इसको यहाँ पर 15% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल BIA। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच में क्या करते हैं, बैंक्स को 8 बिजनेस लाइंस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर बताया जाता है कि कितना अल्फा फैक्टर इनका यहाँ पर रहेगा, जिससे ये इसको मल्टीप्लाई कर कर अपनी कैपिटल चार्जेस देखते हैं। एडवांस मेजरमेंट अप्रोच में क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरनली चेक कर रहे होते हैं कि भाई कितना हमें इंटरनल फैक्टर्स की वजह से लॉस हुआ है, जैसे इंप्लॉइज की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, इंप्लॉइज ने यहाँ पर कोई फ्रॉड कर दिया, या फिर एक्सटर्नल लॉस कितना हुआ है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आ गए या साइबर फ्रॉड्स हो गए। इसके अलावा कुछ हमारे पास और फैक्टर्स होते हैं जैसे सिनेरियो एनालिसिस होते हैं। ये सारी चीजें देखेंगे और देखेंगे कि मान लो इंश्योरेंस ले रखा है आपने, तो यहाँ पर आपको उतना लॉस नहीं होता, उतना पैसा नहीं भरना पड़ता। सिमिलरली रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स आपके पास कितनी है। ओके, चलो पिलर 2 में क्या आएगा, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि आपको यहाँ पर इफेक्टिव सुपरवाइजरी रिव्यू करना है बैंक के इंटरनल असेसमेंट का, कि भाई बैंक्स यहाँ पर प्रॉपरली असेस कर रहे हैं कि कितना लॉस उनको हो रहा है और बैंक की यहाँ पर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसी हैं। अकॉर्डिंगली हम इसके आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आती है बात यहाँ पर आईकाप की। आईकाप में हम क्या देखते हैं, आईकाप में हम देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर कुछ एक डॉक्यूमेंट होती है। आईकाप क्या होती है, हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट होती है। उस डॉक्यूमेंट में हम क्या देखते हैं, इस डॉक्यूमेंट में हम देख रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। फिर आता है पिलर 3। पिलर 3 में हमारे पास हम देखते हैं मार्केट डिसिप्लिन के बारे में, कि यहाँ पर कैसा डिस्क्लोजर हमारा होना चाहिए, टाइमली मैनर में हम इसको करें और मार्केट डिसिप्लिन जो है वो हम यहाँ पर लेकर आए। तो यहाँ पर हम सेफ्टी और साउंडनेस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, देखो हमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी होती है, डिस्क्लोज करनी होती है। वो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, मान लो कोई इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, हो सकता है आपने ये चीज डिस्क्लोज नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पर वो इन्वेस्टर आपके पास इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मगर जैसे ही आपने डिस्क्लोज किया उनका जो इकोनॉमिक डिसीजन था यहाँ पर वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर वो हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स होते हैं। अब बाजिल 1 आया, बाजिल 2 आया, फिर भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 2007-8 में। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया, ऐसी सिचुएशन में हमें समझ में आया कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो हम यहाँ पर लेकर आए बाजिल 3। ठीक है, जो हमारे पास 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। अब यहाँ पर हमने बोला कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हम रख रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है कि हमारे बैंक्स को प्रोटेक्ट कर पाए, तो हमें यहाँ पर ज्यादा कैपिटल रखनी पड़ेगी। अब ज्यादा कैपिटल कैसे रख सकते हो, बैंक की लिक्विडिटी को इंक्रीज करोगे। बैंक की लिक्विडिटी मतलब बैंक के पास यहाँ पर जो कैश
और कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो भी वेरी शॉर्ट टर्म में वो यहाँ पर ज्यादा होने चाहिए और बैंक यहाँ पर कम से कम लोन दे ऐसा हमें कोशिश करना है। लेवरेज इनका कम होना चाहिए। तो बाजिल 3 रिफॉर्म्स क्या थे? यहाँ पर एक रिस्पॉन्स था बाजिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का कि आप यहाँ पर अपने बैंक सेक्टर की एबिलिटी जो है कि आप शॉक्स को एब्जॉर्ब कर पाओ जो कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी सोर्स हो सकता है लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो लॉस होने के चांसेस है वो हम कम करें। तो बाजिल 3 ने यहाँ पर बैंक लेवल पर इसको स्ट्रॉन्ग किया। तो इन्होंने यहाँ पर माइक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस लेकर आए ताकि यहाँ पर जो हमारे इंडिविजुअल बैंक हैं वो रेजिलिएंट बने। अब कंपोजिशन हमारी यहाँ पर किस तरह करने के लिए बोला इन्होंने बोला एक तो आपको करार रखना है। ठीक है, तो करार हम कितना बोला गया है, 9% का बोला गया है आरबीआई की तरफ से। इसके अलावा आपको यहाँ पर कैपिटल कंजर्वेशन बफर और काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर रखना है। कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या है? ये वो अमाउंट हो गई, वो कैपिटल हो गई जो कि आप सिर्फ इसलिए रख रहे हो ताकि यहाँ पर कोई अगर रिस्क हो या फिर आपके पास कैपिटल खत्म हो रहा है तो बफर में कुछ अमाउंट रखा हो। ठीक है, चलो आगे बताती हूँ एकदम अच्छे से। अभी रुको, अभी ये वाली चीजें पढ़ लेते हैं। अब आरबीआई ने क्या बोला? आरबीआई ने इसके अलावा यहाँ पर जो भी रेलेवेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट की जाएगी हर एक बैंक की कि जितना कैपिटल इन्होंने होल्ड कर रखा है क्या ये इनकी रिस्क प्रोफाइल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा देखा जाएगा कि हर एक बैंक का अपना रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है तो वो यहाँ पर कितना रेजिलिएंट है, कितना अच्छा है, कितने अच्छे से यहाँ पर सभी रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहा है, बीमारी को यहाँ पर पहचान पा रहा है, उसको मेजर कर पा रहा है, टाइम टू टाइम मॉनिटर कर रहा है और मैनेज कर पा रहा है इन अलग अलग रिस्क को। ठीक है, यहाँ पर हमारे कौन कौन से रिस्क आ जाते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाता है कि भाई इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ या कम हो रहे हैं जिससे बैंकिंग इनकम पर इम्पैक्ट आ रहा है। लिक्विडिटी रिस्क कि बैंक के पास में यहाँ पर कितने कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स है। कंसंट्रेशन रिस्क, ऐसा तो नहीं है बैंक ने यहाँ पर मेजरली एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली हैं या फिर एक ही सेक्टर में, एक ही इंडस्ट्री में, एक ही कंपनी में बहुत ज्यादा लोन दे रखा है। और रेजिडुअल रिस्क जो यहाँ पर हमारे पास अदर तरह के रिस्क हो सकते हैं, अदर तरह के लॉसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम हर एक रिस्क की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने अलग अलग तरह के रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लगाए लेकिन फिर भी कोई ऐसा रिस्क था जो हम यहाँ पर कैटर नहीं कर पा रहे। अब आरबीआई क्या कर रहा है? यहाँ पर हायर लेवल ऑफ मिनिमम कैपिटल रेशियो आपको बोल रहा है कि आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। जैसी आपकी रिस्क प्रोफाइल है उतना ही कैपिटल आपको रखना है। ठीक है, इसके अलावा पिलर 2 रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बैंक्स को यहाँ पर ऑपरेट करना है अपना मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से थोड़ा अबव। 9% तो हमने बोल दिया कि मिनिमम है, इतने पर कोई पेनल्टी नहीं लग रही, लेकिन आपको यहाँ पर इससे ज्यादा ही कैपिटल अपने पास बचाकर रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल। तो हमने यहाँ पर देखा था टीयर 1 कैपिटल होता है। अब हमारे पास में रेगुलेटरी कैपिटल जो होता है वो आपका आता है टीयर 1 कैपिटल। इसमें हमारे पास ये दो होते हैं, इसको बोलते हैं CET1 और ये होता है हमारा एडिशनल टीयर। ठीक है, देखो फिर आते हैं हमारे पास टीयर 2 कैपिटल। तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न कैपिटल और गॉन कंसर्न कैपिटल हम इसे ये नाम देते हैं। गोइंग कंसर्न क्या होता है और गॉन कंसर्न क्या होता है? तो देखो यहाँ पर अगर बात की जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम मानकर चलेंगे कि वो अपने बिजनेस कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर ऑपरेट कर पा रहा है और किसी भी तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ रही है और ना ही इसे यहाँ पर बंद होना पड़ेगा, रैप अप करने हैं अपने ऑपरेशंस और ये कभी भी लिक्विडेट नहीं होगा। तो उस टाइम पर जो हमारा कैपिटल है वो आता है टीयर 1 कैपिटल में। गॉन कंसर्न कैपिटल हमारे पास क्या होता है? ये वो कैपिटल हमारा हो गया जिसमें कि मान लीजिए अगर हमारा बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉसेस फेस कर रहा है तो बैंक यहाँ पर इस कैपिटल को यूज कर उन लॉसेस को फेस कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉसेस एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इस कैपिटल के द्वारा। ओके, चलिए अब आती है बात यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स एंड मिनिमा की कि कितना मिनिमम हमें रखना है और क्या क्या लिमिट्स हैं।
तो यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो होते हैं, जिसमें कि हमने एलओडीज को और आरआरबीज को एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो यहाँ पर 9% अपना टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स एटलीस्ट रखेंगे। ठीक है, और इसको भी हमने अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। जैसे कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल जो है वो हमारा यहाँ पर 5% होना चाहिए रिस्क वेटेड एसेट्स के। टीयर 2 कैपिटल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टीयर 2 कैपिटल हमारा यहाँ पर 2% होना चाहिए। कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जो मैंने आपको बताया था, एक बफर में हम अपने पास में कैपिटल रख रहे होते हैं कि भाई आपके पास में ये कैपिटल कब काम आएगा, जब आपको सडन कुछ लॉसेस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बफर की तरह काम कर रहा होगा, तो ये आपको 2.5 रखना है। फिर आपको क्या करना है, मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया 1 और 2 को, तो यहाँ पर क्या आया आपके पास में टोटल के वाला कैपिटल आ गया। फिर एडिशनल टीयर 1 कैपिटल आपको 1.5% रखना है अपने रिस्क वेटेड एसेट्स के, तो टोटल मिनिमम टीयर 1 कैपिटल आपका कितना हो गया, 7% हो गया। टीयर 2 कैपिटल आपको कितना रखना है, 2% रखना है। मिनिमम टीयर कैपिटल रेशियो आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे, टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल। ठीक है, टीयर 1 क्या क्या है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, इसके अलावा यहाँ पर CET1, इसके अलावा एडिशनल टीयर 1। ठीक, चलो अब मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर आपका कितना आ जाएगा, 11.5 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हमारे पास मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो निकाल रहे हैं। तो देखो टीयर 1 कैपिटल में मैंने यहाँ पर एक चीज गड़बड़ बोल दी। टीयर 1 कैपिटल में आपके पास क्या क्या आता है, यहाँ पर आपके पास आएगा CET1 और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आपका टीयर 1 एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। ठीक है, ये हो गया आपका 7%। और यहाँ पर इसके अलावा आपको और क्या करना है, इसके अलावा आपको यहाँ पर टीयर 2 कैपिटल रखना है, जिससे हमारा करार निकलेगा। और करार के अलावा यहाँ पर अगर आपको कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी है तो 11.5% रखना होगा। अब आता है सुपरवाइजरी रिव्यू और इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो हम SRP कर रहे थे पिलर 2, इसमें हमें क्या देखना है कि बैंक्स के पास एडिक्वेट कैपिटल है ताकि वो सभी अपने रिस्क को सपोर्ट कर पाए। इसके अलावा बैंक यहाँ पर बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज कर पाए। तो यहाँ पर ICAP के अंडर हमें जो मेन एस्पेक्ट्स बोली गई हैं, कौन कौन सी बोली गई हैं, कि जो भी रिस्क यहाँ पर फुल्ली कैप्चर्ड नहीं है, ठीक है, मिनिमम कैपिटल रेशियो के द्वारा, उन पर हमें ध्यान देना है। जो रिस्क यहाँ पर बिल्कुल भी हमने अकाउंट में ही नहीं लिए हैं पिलर 1 में, वो भी जिनके लिए हमने कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ही नहीं रखी है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि बैंक के लिए एक्सटर्नल है, तो इन सब के लिए भी हमें क्या करना होगा, इन सब पर हमें एक्स्ट्रा रिव्यू रखना होगा, एक्सेस ओवरसाइट करनी होगी, ध्यान रखना ज्यादा होगा। अब आता है गाइडलाइंस क्या है हमारी SREP के लिए, RBI की और ICAP के लिए बैंक्स की। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग 3 जो पिलर्स हैं इनके लिए आपको फ्रेमवर्क्स बनाने होंगे। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको बताएगा कि रिस्क सेंसिटिव कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए। सुपरवाइजरी में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाना है, सिस्टम बनाना है और उसको अच्छे से रिव्यू करना है। और मार्केट डिसिप्लिन आपको बताएगा कैसे आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर SRP के लिए बात की जाए तो यहाँ पर 4 की प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। पहला क्या है कि कैसे आप ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी को यहाँ पर रिव्यू कर रहे हो, असेस कर रहे हो। फिर जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, क्या वो ध्यान दे रहे हैं कि इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट हमारी सही है या नहीं है, स्ट्रैटेजीज हमारी अच्छी है या फिर नहीं है। इसके अलावा अगर अच्छी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये यहाँ पर कोई एक्शन ले। तीसरा, सुपरवाइजर्स को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो बैंक्स हैं वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से ज्यादा चल रहे हो। ठीक है, 9% या 11.5 से ज्यादा इनके पास कैपिटल हो। और चौथा क्या बोल रहे हैं कि जब भी इनको यहाँ पर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो यहाँ पर आपको तुरंत अर्ली स्टेज में इंटरवीन करना है। मतलब जैसे ही आपको लग रहा है कि इनकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मान लो 11.5% है, अगर आप इसके फॉल नीचे गिर रहे हो तो आपको पहले से ही यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मार्केट डिसिप्लिन किसकी बात कर रहा है, मार्केट डिसिप्लिन बात कर रहा है यहाँ पर डिस्क्लोजर्स की, ट्रांसपेरेंसीज की। तो ये बोल रहे हैं कि आपका मार्केट डिसिप्लिन जो है वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को और सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट करे। यहाँ पर
आपके पास में जितने भी डिस्क्लोजर हैं, ठीक है, उसके लिए हम एक रिक्वायरमेंट आपको बताएंगे जिसमें कि जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें असेस करना है कि की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे क्या है, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, कैपिटल रिस्क एक्सपोजर्स हमारे कितने रहेंगे और अकॉर्डिंगली कैपिटल एडिक्वेसी को मेंटेन कर कर चलेंगे। फिर आता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ये क्या है? यहाँ पर नॉर्मल टाइम के अंदर आपको यहाँ पर अपने नॉर्मल समय में कुछ कैपिटल अलग से बचाकर रखनी है जो कि आप एक स्ट्रेस पीरियड में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल कैपिटल कंजर्वेशन रूल्स है, ठीक है, ताकि आप ब्रीच ना करो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को। तो यहाँ पर अगर मान लो 9% वाला आप प्रॉब्लम जो है वो अभी फेस कर रहे हो कि 9% अपना कैपिटल बचाकर नहीं रख पा रहे हो, तो वो जो आपने 2% एक्स्ट्रा बचा कर रखा था, ठीक है, 2.5%, उसे आप यहाँ पर यूज कर लोगे। बैंक जो है उनको यहाँ पर नॉर्मल टाइम में क्या करना चाहिए? बफर रेंज में अच्छा अमाउंट रखना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि अदर बैंक से कॉम्पीट करने के लिए अपना मार्केट शेयर बढ़ा ले, बल्कि क्या करना है आपको? पहले अपने खराब समय के लिए पैसा बचाना है, तब कहीं जाकर अपने कॉम्पिटिटर से लड़ाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंक्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? कैपिटल कंजर्वेशन बफर को स्ट्रेस पीरियड में निकाल लेते हैं और इसको यूज कर लेते हैं, ताकि इनके इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट का भी पार्ट होता है। और यहाँ ये कोशिश करते हैं कि जो बफर है वो भी अपनी यहाँ पर रिवाइज लिमिट्स के अंदर आपके पास रहे। अब यहाँ पर आपको बताया है कि मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन रेशियोज एक बैंक के कितने होने चाहिए, ठीक है। तो CET1 रेशियो, जब हम यहाँ पर करेंट पीरियड्स की रिटेन अर्निंग्स को लेकर चल रहे हैं, और अकॉर्डिंगली कितना कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो आपका होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं, ये टेबल प्रॉपरली आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, अब आते हैं हम लेवरेज रेशियो फ्रेमवर्क के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देखेंगे कि कैपिटल मेजर हमारा कितना है और एक्सपोजर मेजर हमारा कितना है। कितना हमने यहाँ पर अपने पास में कैपिटल रखा है। कैपिटल कहाँ से आता है? डेट से आता है, इक्विटी से इशू कर कर आता है, और कितने हमारे पास में यहाँ पर हमने लोन्स दे रखे हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा लेवरेज रेशियो कितना है। अब आता है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। देखो, बिजनेस साइकिल्स होती हैं। बिजनेस साइकिल क्या होती है? यहाँ पर एक बिजनेस पीक पर आता है, फिर नीचे फॉल करना होता है, फिर रिसेशन, फिर यहाँ पर ऊपर से सही होना शुरू होता है, ठीक है। अब जब हमारा बिजनेस इस लेवल पर है, अपने पीक पर है, ऐसी सिचुएशन में बिजनेस अगर अच्छा है तो हमारे पास पैसा भी ज्यादा आ रहा है, तो हमें एक क्या करना होगा? अलग से कैपिटल बचा कर रखना है। क्यों बचाना है? क्योंकि जब ये वाला समय आएगा, जब ये वाला समय आ रहा है, तो ये कैपिटल हमें इस समय में हेल्प करे, इस समय से बाहर निकलने में हेल्प करे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है कि भाई हमारे लिए टू फोल्ड काम कर रहा है। पहले तो बैंक को यहाँ पर एक कैपिटल अपने गुड्स टाइम्स में बचा कर रखना है, ताकि यहाँ पर फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो भी होता रहे। दूसरा, मैक्रो प्रूडेंशियल गोल जो है हमारा कि बैंक्स जो हैं वो यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट लैंडिंग ना करें। बहुत ज्यादा एक्सेस ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ जब हो रही है हमारी, उसमें फालतू में यहाँ पर लोन्स देती ना रहे, ठीक है। इसको हम CCC भी बोल सकते हैं, काउंटर साइक्लिक कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो इसको हम किसकी फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं? कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल की फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं। और अमाउंट जो है ये आपका 0 से 2.5% तक आता है आपके टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स के, ठीक है। अगर बात की जाए RBI डायरेक्टिव्स की, तो बैंक्स को यहाँ पर CCC भी अपने पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रखना पड़ेगा। CCC जो है वो यहाँ पर हम पहले से अनाउंस कर देते हैं विद द लीड टाइम ऑफ 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर से पहले। 4 क्वार्टर्स कितने होते हैं? यहाँ पर एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, तो एक साल पहले आपको बता देना होता है। अब आती है यहाँ पर क्रेडिट टू GDP गैप, कि भाई आपका यहाँ पर क्रेडिट कैसा जा रहा है और GDP कितना है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको पता चलेगा कि CCC फ्रेमवर्क इंडिया का कैसा चल रहा है। तो जितनी अच्छी यहाँ पर आपकी ये रेशियो रहेगी, उतना ही अच्छा हमारे पास काउंटर साइक्लिक बफर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए ना ही सिर्फ रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, बल्कि GNPA ग्रोथ को भी हमें यहाँ पर दिखाता है कि ऐसा तो नहीं है हमारे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर हमारा क्रेडिट डेट रेशियो जो है वो 3 साल का कितना है वो हमें पता चलता है।
इसके अलावा इंडस्ट्री आउटलुक असेसमेंट हमें पता चलती है और हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पता चलता है कि कितना हमारे पास में डेट है, हमारे पास हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। ठीक है, डेट कवर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है यहाँ पर, और क्या हमारी उतनी इनकम है, क्या यहाँ पर हमारी उतनी इनकम है कि हम यहाँ पर अपना पैसा वापस पे कर पाएंगे, इंटरेस्ट दे पा रहे हैं। तो आरबीआई जो है अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको बताती है कि आपको यहाँ पर कितना ट्रिपल सीबी रखना होगा। ठीक है, अब ये भी हमारे दो थ्रेशोल्ड्स में चलता है। पहला लोअर थ्रेशोल्ड है कि यहाँ पर जो हमारे क्रेडिट टू गैप है, जीडीपी गैप, ये हमारा एक्टिवेटेड कब होगा ट्रिपल सीबी, जब ये 3% पॉइंट होगा। और अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हमारा ये मैक्सिमम 15% पॉइंट तक ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्रेडिट टू गैप हमारा कितना आ गया, 15% से ज्यादा आ गया, तो ट्रिपल सीबी जो है वो मैक्सिमम 2.5% तक ही रहेगा। ओके, चलिए, अगर यहाँ पर 3% पॉइंट है तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देखना है कि जीएनपीए जो है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। 3 से 15% के बीच में हमें क्या करना है, ट्रिपल सीबी जो है वो 0 से 2.5% के पीछे भागेगा। ठीक है, 0 कब है, जब ये 3% है। जैसे जैसे हमारा ये बढ़ता जा रहा है क्रेडिट टू जीडीपी गैप, वैसे वैसे हमारे पास ट्रिपल सीबी भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितने भी बैंक इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें ट्रिपल सीबी सोलो बेसिस पर रखना है, सोलो बेसिस पर भी और कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी। सोलो क्या है, इंडिविजुअल बैंक हो गया, कंसोलिडेटेड क्या है, यहाँ पर खुद बैंक हो गया, उसके जॉइंट वेंचर्स हो गए और उसकी सब्सिडरीज हो गई। ठीक है, तो जितने भी बैंक इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर इंडियन ऑपरेशंस के लिए कुछ कैपिटल अपने पास बचा कर रखनी होती है। ठीक है, अगर जिन बैंक्स की इंटरनल प्रेजेंस है उन्हें भी मेंटेन कर चलना होगा एडिक्वेट कैपिटल अंडर ट्रिपल सीबी। ठीक है, और यहाँ पर जो होस्ट सुपरवाइजर्स हैं उनके जो भी यहाँ पर उनके जो रिस्ट्रिक्शन है अकॉर्डिंगली जाना है। जैसे यहाँ पर अगर मान लो आप फेड कहाँ पर हो, यहाँ पर मान लो आप यूएस में हो, तो यूएस के सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो बैंक्स उनकी ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट एक्सपोजर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं और अकॉर्डिंगली इनको अपने रिस्क वेटेड एसेट्स के अकॉर्डिंग कुछ कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखना पड़ेगा। इसके अलावा आरबीआई जो है वो बोल रहा है कि आपके पास जो एक्सेस कैपिटल है इसके अंदर, ठीक है, वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर दूसरी कंट्रीज में है तो इसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर ट्रिपल सीबी रिक्वायरमेंट आपकी मान लो यूएस में कम है और आरबीआई को लग रहा है ज्यादा होनी चाहिए, तो आरबीआई इंडियन बैंक्स को बोलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उतना रखो, इनसे थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये टेबल है जो आपको याद रखनी है, CET1 रेशियो बैंड और मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो बफर्स, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बार ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो हमारे CET1 रेशियो बैंड्स हैं, ठीक है, वो हमारे किस तरह जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि 25% हमारे रिक्वायर्ड सीसीबी और ट्रिपल सी के हिसाब से जा रहा होता है। ठीक है, एक टेबल इन्होंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड की है कि जो इंडिविजुअल बैंक हैं इनका अगर मिनिमम सीसीबी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए। यहाँ पर सीसीबी इनको 2.5% और ट्रिपल सीबी इनको 1% अगर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इन्हें से फॉलो करना होगा। बैंक्स को क्या इंश्योर करना है कि जो इनके पास ट्रिपल सीबी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रॉपरली कैलकुलेट हो, पब्लिकली डिस्क्लोज होती रहे और यहाँ पर जिस भी जुरिस्डिक्शन में आप ऑपरेट कर रहे हो अकॉर्डिंगली आप मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हो। इसके अलावा रेलिवेंट जो भी हमारे जुरिस्डिक्शंस हैं वो आपके किस डेट के हिसाब से जा रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर एप्लीकेबल होना शुरू होगा। डिस्क्लोज अगर आपको करनी है बफर रिक्वायरमेंट्स को तो बैंक्स को यहाँ पर ज्योग्राफिक ब्रेकडाउन भी डिस्क्लोज करना होगा। ट्रिपल सी डिसीजन जो है यहाँ पर वो यहाँ पर फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का था आरबीआई के ऑफ दैट ईयर। ठीक है, तो जब आप उस साल का पहला अपना एमपीसी रिपोर्ट दे रहे हो तो आपको ये सारी चीज बतानी होगी। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो हमने ट्रिपल सीबी के लिए इंडिकेटर्स और थ्रेशोल्ड्स बताए हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस रिव्यू में रहते हैं और चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे आरबीआई चाहता है। तो कैपिटल रेशियोज हमारे अनचेंज रहते हैं। ये कैसे थे हमारे, यहाँ पर Tier 1 प्लस Tier 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। ओके, फिर आपके पास यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से Tier 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स क्या हो गए, मिनिमम कैपिटल रेशियो आपका यहाँ पर 2% हो गया।
सो टीयर 1 कैपिटल रेशियो इंडिविजुअली जो है वो आपको 6% और टीयर 2 आपका 8% होगा बाजिल के नॉर्म्स से। ठीक है, ऐसी एक टेबल हमने अभी पीछे समझी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें कैसे जाना है। देखो ये वाली टेबल थी, एक सेकेंड, ये वाली टेबल थी हमारी, है ना। सिमिलरली हमारी जो अभी हमने एक टेबल पढ़ी है वो होगी। ठीक है, ये वाली टेबल। चलो अब आता है टीयर 1 कैपिटल को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। ये वाली टेबल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं तो अब जरूरी नहीं है इसको समझे। अब आ जाओ लेवरेज रेशियो पर। इस पर से छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आ जाते हैं जो आपको 1 से 2 नंबर फ्री में दे जाते हैं अगर आपको चीजें आती हैं। तो यहाँ पर क्या है, टीयर 1 कैपिटल आपका कितना है और टोटल एक्सपोजर आपका यहाँ पर कितना है, उसका यहाँ पर रेशियो निकालोगे। इससे या तो 3% से ज्यादा है या फिर 3% तक होना चाहिए वो आपका लेवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, हाई क्वालिटी एसेट्स अपॉन नेट लिक्विडिटी आउटफ्लो। मतलब यहाँ पर मेरे पास जिन एसेट्स को मैं बिना किसी वैल्यू कम हुए कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में जल्द से जल्द कन्वर्ट कर सकती हूँ, यहाँ पर वो होते हैं मेरे हाई क्वालिटी एसेट्स। और नेट लिक्विडिटी आउटफ्लो क्या हो गए कि यहाँ पर मुझे कैश में ही कितनी पेमेंट करनी होगी, कितने एक्सपेंसेस रहेंगे। तो इन सब इनका क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे जो कि यहाँ पर मिनिमम एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एलसीआर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मिनिमम आपका 100% होना चाहिए, लेकिन बैंक्स को इसे भी 100% से ज्यादा रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट क्या है, रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या होता है, जब आपने यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स जो मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर ज्यादा रिस्क लिया है। अब अगर मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से 7% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन यहीं पर किसी कॉर्पोरेट जिसकी AA रेटिंग है, यहाँ अगर आपने पैसा दिया तो 10% रिटर्न मिल रहा है। तो जो 3% है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने रिस्क लिया था। तो जितना रिस्क लोगे उतने ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो यहाँ पर वो जो रिटर्न आपको एक्सेस में मिल रहा है रिस्क फ्री रिटर्न के अलावा, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। ठीक है, रिस्क है तो इश्क है। बीटा क्या होता है एक इन्वेस्टमेंट का या एक एसेट का, तो यहाँ पर जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है या कम वॉलेटाइल है देन द मार्केट। तो बीटा अगर हमारा 0 से 1 के बीच में है तो इन्वेस्टमेंट हमारी लेस वॉलेटाइल होगी। अगर बीटा हमारा नेगेटिव है तो वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट है जिसकी प्राइस मूवमेंट जो है वो कोरिलेट नहीं कर रही मार्केट के साथ में। अगर बीटा हमारा 1 से ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट हमारी ज्यादा वॉलेटाइल है मार्केट से कम। मार्केट इतना वॉलेटाइल नहीं है क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट है। बीटा 0 है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क फ्री रिटर्न्स दे रही है, जैसे यहाँ पर दे रही थी। और बीटा अगर 1 है तो ये मार्केट रिटर्न्स दे रही है। ठीक है, अब आता है कैपिम मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। यहाँ पर आप देखोगे कि कितना रिटर्न आपको एक इन्वेस्टमेंट पर चाहिए जिससे कि आप यहाँ पर इसके रिस्क को असेस कर पाओ। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर जो है वो अगर पूरा ही एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेकर चल रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लोन्स दे रखे हैं, एग्रीकल्चर में अलग अलग लोगों को लोन्स दे रखे हैं, ऑटोमोबाइल में अलग अलग लोगों को लोन्स दे रखे हैं, इंडस्ट्रीज अलग अलग कैप्चर कर रखी है। ठीक है, तो जब इनका ऐसा पोर्टफोलियो है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि आपको रिटर्न्स जो हैं वो सेफली मिल रहे हैं। तो कैपिम जो है वो रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके सिस्टमैटिक रिस्क के अकॉर्डिंग ही दे रहा होता है। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू यहाँ पर आपके पास में जो रिस्क रिटर्न्स है माइनस रिस्क फ्री रिटर्न्स, इनको कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि कितना आपका यहाँ पर कैपिम होगा। ठीक है, तो रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन फाइनेंशियल एसेट, रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ इट, बीटा वैल्यू जो है फाइनेंशियल एसेट की, और एवरेज रिटर्न आपको कितना मिल रहा है। कैपिटल कंजर्वेशन बफर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर हम देख रहे थे कि बैंक्स यहाँ पर अपने लिए नॉर्मल टाइम में कुछ कैपिटल बफर रखने की कोशिश कर रहे थे। काउंटर साइक्लिक में हमने क्या देखा था, आरबीआई ने यहाँ पर 2015 में एक गाइडलाइंस निकाली थी जहां पर उन्होंने बोला था कि आपको कैपिटल काउंटर साइक्लिक बफर अपने पास रखना चाहिए जिससे कि बैंक्स के पास में यहाँ पर उनके अच्छे समय में इतना कैपिटल वो बचा लें कि बुरे समय में काम आ सके। फिर आता है बिमल जालान कमेटी। बिमल जालान कमेटी क्या बोल रहा है, आरबीआई ने यहाँ पर एक कमेटी रखी थी, एक्सपर्ट कमेटी टू रिव्यू द एक्सटेंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ठीक है,
उसमें चेयरमैनशिप में विमल जालान की। ये कौन थे? डिप्टी आरबीआई के गवर्नर थे। तो यहाँ पर आरबीआई की जो इकोनॉमिक कैपिटल है, उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए दो इकोनॉमिक कैपिटल के बीच में, कि कितनी आपकी इक्विटी है और कितना आपका रिवैल्यूएशन बैलेंस है। इसके अलावा जो रियलाइज इक्विटी है, इसको हम यूज करते हैं हमारे सभी रिस्क को मीट करने में, और जो रिवैल्यूएशन हमारे बैलेंस है, इनको हम रिस्क बफर्स की तरह हमारे मार्केट रिस्क के लिए बचा कर रखते हैं, ताकि अगर कोई खराब समय आ रहा है तो हम इसे यूज कर पाए। रिस्क प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये रिकमेंड किया गया है कि आप एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल मेथोडोलॉजी यूज करो अंडर स्ट्रेस कंडीशन। यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप मेजर करोगे कि भाई आरबीआई का मार्केट रिस्क कितना है, और यहाँ पर आप 99.5% कॉन्फिडेंस लेवल के थ्रू जाओगे कि भाई मार्केट सिनेरियोस अच्छे नहीं है, तो यहाँ पर हमें कितना लॉस हो सकता है। साइज ऑफ रियलाइज इक्विटी, तो यहाँ पर कंटिजेंट रिस्क बफर। कंटिजेंट रिस्क बफर, मान लो बैंक ने कोई गारंटी दी, गारंटी देने पर अब यहाँ पर बैंक को सच में पेमेंट करनी पड़ गई, क्योंकि जिसके नाम पर गारंटी दी थी वो डिफॉल्ट कर गया पेमेंट पर, तो ये होती है हमारे पास कंटिजेंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो भी कंटिजेंट रिस्क बफर है वो कैसे बनेगा आपका? जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग है, प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, एक हिस्सा डिविडेंड की फॉर्म में हमारे इक्विटी होल्डर्स को दे देते हैं, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो हम रिटेन्ड अर्निंग के लिए शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 6.5 से 5.5 ऑफ द आरबीआई बैलेंस शीट मेंटेन करके चलना पड़ता है। ठीक है, जिसमें 5.5 से 4.5 आपकी मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए होता है। अगर बात की जाए सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? टारगेट कर रहे हो लेवल ऑफ रियलाइज इक्विटी, ठीक है, टू बी मेंटेन्ड, कि भाई कितनी यहाँ पर हमारे पास में लिक्विडिटी है जो हमें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर आरबीआई की इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क भी विमल जालान कमेटी ने ही हमें बताई थी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। जो बॉक्सेस मैंने आपको भी बोले थे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आपसे डायरेक्टली नंबर्स पूछ लिए जाते हैं, और जो बॉक्स मैंने आपको समझाया था वो एक बार समझ लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको भी टर्म समझाए हैं वो जरूरी है। बाजिल 1 आपका सिर्फ और सिर्फ कौन से रिस्क लेता था? पहले क्रेडिट, बाद में हमारे पास एमआरए आया तो ये भी आ गया। बाजिल 2 से हमने कौन से रिस्क लेने शुरू करे? सी, एम और ओ, और बाजिल 3 में हमने बाकी रिस्क की भी बात की, और जो मेन हमारे लिए यही तीनों थे। ठीक है, चलिए आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर या फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स जैसा कि आप जानते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।